सदन में शिवराज के बड़े ऐलान। अब और राहत महसूस करेंगे किसान। कमलनाथ की अनुपस्थिति पर भी तंज। बाहर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार भी तुरंत। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में किसान की बातें हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार खुद भरेगी। सरकार कोविड काल के दौरान आए बिजली बिलों को माफ करेगी। करीब 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनके बिल माफ करने की घोषणा सीएम ने की। वैसे अब विधायक निधि भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। इन सब के बीच सदन में कमलनाथ की अनुपस्थिति चर्चा में रही। तंज भी कसा गया और पिछली कांग्रेस सरकार की नीतियों को कोसा भी गया। 2 लाख रुपया के माफी के चक्कर में पैसा नहीं भरा, डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर हो गए तो ब्याज का चक्कर चालू हो गया। आज इस पवित्र सदन में ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफॉल्टर हो गए इस चक्कर में कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। भाई एक दिन कहा कि गलत है, हम बहिष्कार करते हैं, मैं आश्वस्त हुआ। दूसरे दिन उन्हें बजट भाषण नहीं होने दिया। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। अब वो होते तो मजा आता बोलने में। सरकार की ये बातें सदन से बाहर जब कमलनाथ तक पहुंची तो उनकी अनुपस्थिति पर सवाल पूछे गए और उनका पलटवार भी किसी तीर से कम नहीं था। देखिए, मेरी मौजूदगी कुछ नहीं, हमारी पूरी पार्टी है, मेरे सब साथी हैं। हाँ, अभी भी मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, मैं छिंदवाड़ा से आ रहा हूँ सीधे। हाँ, तो वहाँ बैठ के शिवराज जी का झूठ सुनना, शिवराज जी का नाटक देखना, ये मुझे स्वीकार नहीं है। सब कहने की बातें, कितनी चीज़ें कही हैं इन्होंने 18 साल में। जब क्रियान्वयन होगा, 100% क्रियान्वयन होगा, तब बात करेंगे। सोमवार को सदन में जो ऐलान हुए उससे संकेत मिलता है कि सरकार का फोकस 80 लाख किसानों पर है। वैसे बिजली बिल माफी के जरिए निम्न मध्यम वर्ग पर भी सरकार की नजर है, क्योंकि डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भी माफ होगा ही। करीब 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं के कोविड काल के बिजली बिल भी माफ होंगे। ये 2 राहत हाल ही में आए 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से प्रेरित लगती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और यूपी में बीजेपी की सरकार के पीछे किसान और बिजली का बहुत बड़ा हाथ है। 2018 में कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी थी, उस वक्त भी किसान और बिजली की चर्चा खूब थी। सवाल यही है कि क्या अभी से 2023 पर निशाना है? नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है फार्मूला बहुमत वाला। बेहिचक आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला बहुमत वाला है। और शिवराज जी अपने ख़ास अंदाज में जब मध्य प्रदेश विधानसभा में ये कहते नज़र आए तो निश्चित तौर पर वो और उनकी पार्टी ये तय कर चुकी है कि अगले इलेक्शन का एजेंडा किसान उसका एक बहुत अहम किरदार होगा। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और घोषणाओं की लड़ी झड़ी किसानों का इंतज़ार कर रही है। इसके साफ संकेत मिल गए हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की, सोमवार से जो फिर आरंभ हुई, और जिस तरह से शिवराज जी ये कहते नज़र आए कि न सिर्फ डिफ़ॉल्टर किसानों का, जिनको 2 लाख कर्ज माफ़ी का एक उनका आरोप था कांग्रेस पर कि एक ऐसा स्वप्न दिखाया गया जो हकीकत नहीं बन पाया, तो अब उनका तो कोई दोष है नहीं। तो ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बीजेपी की है जो सत्ता में है कि वो इन किसानों का ब्याज माफ़ करे। फिर बिजली बिल की भी बात आई तो उस पर भी उन्होंने एक राहत भरा डिसीजन लिया। और इस तरह से उन्होंने ये संकेत साफ तौर पर दे दिए कि फार्मूला बहुमत वाला 2023 के लिए बीजेपी बहुत मजबूती से उस तरफ बढ़ चली है। बात करेंगे आज इसी अहम विषय पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में, भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी, संतुलित, संयमित और अपने उसी गरिमापूर्ण व्यक्तित्व और अंदाज को वो छोड़ते नहीं हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और विंध्य से विंध्य की वाणी शंकर लाल तिवारी जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक, बहुत स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और काफ़ी दिनों बाद उनका स्वर आपको प्रणाम करने का जी मुझे सुनने को, हम सभी को सुनने को मिलेगा।
सबसे पहले दिनेश जी, मैं एक टिप्पणी आपके चाहूँगा। तो फार्मूला बहुमत वाला एक बड़ा मजबूत फैसला मध्य प्रदेश सरकार का, और इसी के साथ किसानों को साथ लेने की तरफ एक मजबूत कदम, किस तरह देखते हैं आप? ये बिल्कुल टेस्टेड फार्मूला है शरद जी। किसान और बिजली का जो बिल है, दोनों, मतलब आप 90 के दशक से जब किसानों की राजनीति चालू हुई थी, किसानों को लेकर कर्ज मुक्ति का जब मामला था, तो तब से ये देखा गया कि किसान जहाँ भी मुद्दा होते हैं तो वो सरकार बनाने में बहुत मदद करते हैं। बिजली भी इसी तरह से हुई, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त, और इस तरह के जो अलग अलग तरह के घोषणाएं होती हैं वो राजनीतिक दल करते रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा जो मामला है, इसको आप देखें कि किसानों के साथ बड़ी समस्या हो रही थी कि कर्ज माफ़ी हुई नहीं, और जो राहत सरकार देती थी, चाहे केंद्र सरकार दे रही हो या राज्य सरकार, बैंक क्या करते थे, ऑटोमेटिक उसको पैसा काट लेते। जो भी किसान के खाते में राशि आती थी वो अपने जो है ब्याज के तौर पे काट देते थे। तो सरकार को बहुत पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का वक्त इस सरकार को हो गया है, क्योंकि किसानों की कोई गलती नहीं है। अब यदि 23 आ रहा है तो लगता है कि तब तक 23 आते आते किसानों का खाता जो है कम से कम ब्याज के मामले में 0 हो जाना चाहिए, कि उन्हें कोई ब्याज नहीं देना, क्योंकि डिफ़ॉल्टर होते हैं तो खाद बीज बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसी तरह ये जो बिजली वाला मामला है, ये तो जो है एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि आप देखिए कि 200 रुपये में 100 यूनिट की बात कांग्रेस सरकार कर रही थी, फिर 100 रुपये में 100 यूनिट आ गई। तो ये जो बिजली है, एक आने वाले दिनों में, जैसे हमने पंजाब में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, दोनों किसान और बिजली दोनों वहाँ मुद्दे थे, तो वो वहाँ एक ये फॉर्मूला है कि इससे जीत सकती है पार्टी। तो उनको सुनिश्चित करने के लिए यदि अभी से जो है सरकार तैयारी कर रही है, तो निश्चित तौर पर जो है आगे तक ये क्रियान्वित भी हो जाएंगे। चलिए, डॉक्टर अशोक मरसकोले से मैं एक रिएक्शन लूँगा। डॉक्टर साहब, पहला आरोप तो यही कि जो वायदा आप पूरा नहीं कर पाए, हालांकि आपके पास भी ये तर्क और दलील हमेशा से है कि सरकार ही नहीं चली, तो कमलनाथ जी भी अभी यही कहते हुए नज़र आए कि पूरा क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का मौका तो मिलता, लेकिन जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस भी, चूँकि वायदा बहुत बड़ा था शायद, और उसके क्रियान्वयन की जो प्रणाली थी वो अटकती झटकती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन शिवराज जी और बीजेपी ने जिस तरह इस पर निर्णय लिया है, बीजेपी को एक मौका भी मिला है कांग्रेस के ऊपर व्यंग कसने का, और ये बताने का भी कि वो तो वादा करके छोड़ जाते हैं, और जो उसका मरहम पट्टी करने का काम है या उसे किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने का काम है वो बीजेपी करती है। क्या कहेंगे आप? शरद जी, मैं जो बात आऊँगा कि कांग्रेस ने जो किया था ये सही है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया था। हम लोगों ने जो वादा किया था कि 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करेंगे, निश्चित रूप से हमारे एजेंडा में थी। चूंकि हमारा नेक्स्ट जो बजट आने का था उसमें ये पूरे प्रावधान थे, तो ये कहीं भी हम ये नहीं कह सकते थे। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार जो गिराई गई, उसके बाद जो आया, मैं उस पर अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उसको, उस पूरे विषय को भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से भुनाया कि जैसे किसान का कर्ज माफ़ हुआ ही नहीं। ये एक है। और उसके बाद अभी दूसरे बिंदु जिस पे आपने कहा था कि बिजली के बिलों की बात, जो अभी जो कोरोना के समय के बिलों के माफ़ की बात जो कही है, ये जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था की वजह से घरों के आय जो लगभग खत्म सी हो गई थी, तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो वादा किया था जिसको 1.5 साल तक लटकाए रखा। उसके बाद आज उन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा और उसको माफ़ किया। हम लोगों को भी ये पता था, पहले हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की भी बात कही थी, लेकिन आज जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, ये तो वही बात हो गई पहले कि किसी व्यक्ति को गला दबा के रख लो और उसकी जब सांस फूलने लग जाए तो उसको छोड़ दो, और फिर जो उसके बाद वो जोर जोर से सांस लेगा, सुकून महसूस करेगा, उसको वो उसकी दी हुई ऑक्सीजन के रूप में वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, इतने वादों का पिटारा वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार और इतने लटके झटके से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को रखते हैं, ये चीज़ें समझ में सबको भी आती हैं कि पहले उन्हीं बातों को बहुत घुमाया फिराया जाता है। बिजली की बिल को लेके पिछले 1 से 1.5 साल में लोग इतने हैरान परेशान हुए, कहाँ दरवाज़ा नहीं खटखटाया।
उसके बाद में जिनके सिंगल मीटर कनेक्शन है उनके पास हजारों की बिल आ रहे हैं और आपने उसका कोई समाधान नहीं किया। और उसके बाद में आप 1-1.5 साल बाद इसको लेकर ऐसा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो वादा हमने किया हो। चलिए मैं एक जवाब ले लेता हूं मुकम्मल तौर पर, फिर दूसरे राउंड पर और लौटूंगा। किस तरह देखते हैं शंकर लाल जी आप, अब तक जिस तरह से ये चर्चा आगे बढ़ी है, डिबेट आगे बढ़ी है, और जिस तरह से आपके साथी जो कांग्रेस से हैं उनका आरोप है कि ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का, और ये भी दावा उनकी तरफ से है कि संकल्पना और इसकी पूरी दृष्टि और सोच तो कांग्रेस की थी, अब श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी तिवारी। नहीं, बिल्कुल पूरी संकल्पना कांग्रेस की थी, और उस संकल्पना में जो उन्होंने लोगों के साथ फरेब किया, हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, उनकी ये संकल्पना के कारण ही लाखों किसान डिफॉल्टर हुए, क्योंकि कर्जा तो माफ हुआ नहीं। बार बार मेरी मदद करिएगा थोड़ी सा, बार बार ये बात आती है कि विधानसभा में कृषि मंत्री ने एक लिस्ट बताई कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ। ये भी सच है कि कैंप लगा के प्रमाण पत्र दिए गए, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि चलो 50,000, 30,000, 25,000 जो भी जितने लोगों का किया, 1 रुपए भी क्या किसी कोऑपरेटिव बैंक को सरकार के खजाने से दिया गया है क्या? सारा का सारा प्रमाण पत्र बांटने के बाद कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर डाल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि सहकारिता डिपार्टमेंट जो कृषि किसान की जान है, वो सारी सोसाइटियां डिफॉल्टर हो गई, कोऑपरेटिव बैंक धराशायी हो गए, लिक्विडेशन में चले गए। ये ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक राज्य सरकार की अपनी वो है, विभाग है, तो उन्होंने उनको कहा कि आप इसको एडजस्ट करिए, फिर हम देंगे। पर 1 रुपए भी इन्होंने, अन्यथा ये 25-50 हजार रुपए वाला ही कर्जा क्या एक भी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने को माफ हुआ है क्या? एक राष्ट्रीयकृत बैंक को इन्होंने जब रुपए नहीं दिए तो उन्होंने साफ कहा कि एक हाथ जमा कर दो, दूसरे हाथ में उनको माफ कर देंगे। और इस नाते आंकड़ों की बाजी करी रही, और आंकड़ों में चूंकि आपने उसके प्रमाण पत्र हासिल और बैंकों ने अपनी जमा पूंजी से खाद बीज जिस पूंजी से खरीदते थे उस पूंजी से उस कर्जे को उन्होंने दिया, और सरकार ने क्या उन बैंकों को 1 रुपए भी दिया? मैं सबसे पहले, आपने कृपा की आज मुझे बैठाने की, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता। ये कांग्रेस की घोषणा का परिणाम था कि आज लाखों किसान डिफॉल्ट कर रहे, उनके ऊपर ब्याज चढ़ गई, और नतीजतन जो 0% ब्याज पे कर्ज मध्य प्रदेश सरकार खाद बीज के लिए नहीं दे रही थी, भले उनसे चुनाव मांगे, हम 5 साल काम करते हैं, चुनाव जीतते थे, कोई 1 साल नहीं करते। ये वो तब जमाना नहीं है कि हम हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की घोषणाएं कर जा 2002 में और बगल में लिख दे नॉन गस्टेड, हम 27,000 दैनिक वेतन भोगियों को निकाल दे और कोई जवाब न दे, और फिर बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करें, एक बेरोजगार को भत्ता दिया गया, कन्यादान में हम 51,000 देंगे। पर सवाल यह है कि हमारे टाइम पे लाखों बेटियों की शादी हुई, लाखों लाडली लक्ष्मी बनी। चलिए मैं जल्दी से लौटता हूँ दूसरे राउंड पर। और आज कमलनाथ जी का बयान है भाई साहब, आज घोषणा हुई है, और आज कमलनाथ जी का और लोकप्रिय नेता जयवर्धन सिंह जी का बयान है कि हमारी योजनाएं जमीन पे नहीं उतरती। अरे भाई, जयवर्धन सिंह जी तो ठीक थे, पर कमलनाथ जी आप के कारण वो डिफॉल्टर हुए, और मुख्यमंत्री जी ने यदि उनके डिफॉल्टर का जो टीका लगा था उसे हटा के उनको आगे आने वाली फसल में खाद बीज का कर्जा मिल जाए, इसकी चिंता करी। मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को और प्रदेश के किसानों। चलिए मैं लौटता हूँ तेजी से दूसरे राउंड की तरफ। दिनेश जी, किसानों की तरफ बीजेपी का फोकस, इसके पहले कर्मचारियों के लिए 31% डीए की बात, टीचर्स पात्रता परीक्षा के लिए 1 साल का और समय देना, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि फार्मूला बहुमत वाला की तरफ सरकार बढ़ चली है। और स्वाभाविक भी है कि 17-18 महीने बचे हैं अब चुनाव के लिए मोटे तौर पर। अब ये आप कह लीजिए कि हम मिड में हैं, तीसरे महीने के, और अब जो बचेंगे रिमेनिंग 8 महीने आगे, अप्रैल में जब हम प्रवेश करेंगे तो 17-18 महीने का ही समय बचता है। मानसून पूरा निकल ही जाएगा 2-3 महीने का, और उसके बाद आप सीधे
गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, और फिर 1 वर्ष का समय बचता है जब हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि सिर्फ इसी चिंता में होगा कि अब भैया 1 साल बचा है, अब तो क्षेत्र से बिल्कुल अटूट रूप से जुड़े रहना है, जैसे गर्भस्थ शिशु जुड़ा रहता है माता के गर्भ में। अब मुझे ये बताइए कि और आप आगे क्या देखते हैं? क्या हम माने कि कुछ और चीज़ें जल्दी हमें इस दिशा में आती हुई दिखेंगी और उसका जवाब देने की कोशिश कांग्रेस भी निश्चित तौर पर करेगी ही? बिल्कुल शरद जी, देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव से जाकर जुड़ जाती हैं। आप यदि शहरियों के बीच में जाते हैं, इंदिरा आवास की बात करते हैं कि आप जो है हमने इतने सारे आवास बना लिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो उत्तर प्रदेश में जो रणनीति थी आप जो है वो देखिए, तो कहीं ना कहीं अब उसी पर सरकार अमल मोड में आ गई है टोटली। आप जो तो आप देखेंगे कि इंदिरा आवास हो, खाद्यान्न हो, जो प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपने यदि टीचर्स को लेके जो है भर्ती करेंगे, उनकी जो है उनको छूट देंगे। जैसे अभी पुलिस में कहा उन्होंने श्योपुर में मुख्यमंत्री जी ने कि जो किसान का बेटा है तो उनको हम एलिजिबिलिटी के लिए जो मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें कुछ छूट देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि जो 2018 का उनका अनुभव है उस अनुभव से सीखते हुए कि हमें 51% वोट की साझेदारी भी बढ़ानी है, बहुत सारे जो है आपको जो सीट का टारगेट भी आप ज़्यादा लेके चलेंगे ताकि ये स्थिति 109 और 110, 120 वाली ना हो, क्योंकि एक नई तरह की राजनीति हमने मार्च 2020 के बाद देखी है। और कांग्रेस जिस दौर में है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मध्य प्रदेश शायद अब वो राज्य है जहां उसे कांग्रेस मुक्त करना है, क्योंकि जो पिछले जो प्रयास हुए थे वो बहुत ज़्यादा सफल रहे नहीं थे। अब अभी यदि नगरीय निकाय चुनाव पर भी आप जाएंगे तो बहुत सारे एजेंडे एक साथ सरकार के जहन में चल रहे होंगे जो कहीं ना कहीं 2023 में बहुमत का जो उनका फॉर्मूला है उसको सफल करने के लिए है। जी डॉक्टर अशोक, मुझे ये भी समझाएं ज़रा कि ठीक है, किसान की तरफ आप भी जाएंगे ही, आप भी जवाब देंगे, आपकी दलीलें होंगी, आप अपनी बातें मजबूती से कहेंगे, लेकिन जैसा वो हिंदी सिनेमा की बड़ी चर्चित फिल्म है दीवार, जिसका एक डायलॉग है जब 2 अभिनेता शीर्षस्थ संवाद अदायगी में उलझे होते हैं, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, तो मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? और इसी को अगर मैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखूं कि मेरे पास किसान है, मैं फिर कर्ज माफ़ी को लेकर आगे बढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो बीजेपी धीरे से कहेगी कि मेरे पास एक मजबूत संगठन है, अमित शाह हैं जो तमाम रणनीति बनाते हैं और कई बार बाजी को ऐसे पलटते हैं कि समझना कठिन होता है कि क्या कर दिया। इसका क्या जवाब देंगे आप 2023 में? देखिए, माननीय शिवराज जी के 22,000 घोषणाएं हैं, 22,000 घोषणाओं को वो लगातार कर रहे हैं, वो घोषणाएं बढ़ भी रही है, लेकिन जो असंतोष कर्मचारियों के बीच में है, जो असंतोष अन्य वर्गों के बीच में है, चाहे वो बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके हो, ये आज मैं फिर बजट की भी बात करूं, जहां पर जो आज जैसे टीचर्स की भी बात कह रहे थे, दिनेश जी ने भी कहा, हम भी इस बात को मानते हैं। देखिए, 12,000 जो वैकेंसी जो थी जो शिक्षकों की, वो पिछले 1-1.5 साल से अटकी हुई है, उनका रिजल्ट आया नहीं है। अभी आपने जहां लाखों की भर्ती होनी चाहिए, आपने 13,000 की भर्ती की बात कही है। बैकलॉग के लाखों पद खाली पड़े हैं, हर भाषण में, हर जगह पे वो बैकलॉग भरेंगे, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये रटी रटाई बातें हैं। पर सच्चाई ये है कि कितनी घोषणाएं कर पा रहे हैं, उनका पालन क्या हो पा रहा है। आज जो बेरोजगारी की बात कह रहे हैं कि हर तरफ असंतोष का माहौल है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, युवाओं के बीच में हो। अभी माननीय शिवराज जी जो है, ये सिर्फ जैसे डीए की बात कर रहे हैं, ये डीए क्या था? जब हम लोगों ने डीए बढ़ाया था 5%, आपने अपने सरकार में आते से उसको रोक दिया था। रोकने के बाद में जो डिफरेंस आया था, अभी आपने उसको डिक्लेयर करके केंद्र के बराबर की। ये तो पुरानी बातें थी कि जो केंद्र के बराबर का डीए कर्मचारियों के लिए रखना था, आपने रोक के रखा। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप गला दबा के रखते हो और बाद में जब छोड़ते हो और उसका प्रोमिसेस आप लेने की कोशिश करते हो। ये क्या है? इसको किस रूप में आप भुना रहे हो?
31% ऐसे नहीं हुआ, रुका हुआ को आपने वापस दिया। इनका तो हक था जो पहले बराबरी इनको मिलना चाहिए था। मैं वापस वही आ रहा हूँ कि देखिए 2023 की तैयारी है, धीरे धीरे आप ये सब छोड़ रहे हैं और उसकी वाहवाही आप जो इतने बड़े लेवल पर आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोपोगेंडा जिसको हम बहुत शानदार तरीके से रचते हो, प्रदेश की और केंद्र की दोनों की वाहवाही आप अपने कंधे पे लेके और अपनी योजना के रूप में आप प्रसारित करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों को हमको स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो पहले की 22,000 घोषणाएं हुई हैं, इनका क्या, कहीं भी जाके कोई भी घोषणाएं कर देते हैं। मेरे मंडला में आए मुख्यमंत्री जी, फ्री रेत की बात कह के चले गए, अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। इसके पहले रेत की बात है, जहां पर आवास, जो जहां पर हम लोग हमेशा से मांग करते आए हैं कि आवास की राशि बढ़ाया जाए, क्योंकि गरीब आदमी का आवास या तो पूरा नहीं बनता है और बनता भी है तो कर्ज में रहता है वो व्यक्ति। तो कम से कम रेत जो आपके हाथ में है, इतनी महंगाई के बीच में आपने कहा रेत अधिनियम 4 में स्पष्ट उल्लेख है आवास के लिए, शौचालय के लिए, कूपों के लिए और शासकीय निर्माण में रॉयल्टी रेट पे मिलेगी। लेकिन जहां पर आदमी को 1500 रुपए देना है वो 10,000 क्यों दे? ये बात ये हो रही है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये समझ में आ रहा है। आप अलग बात है कि आप प्रोपोगेंडा रच के सिर्फ उसी को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि हम ही हितैषी हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, हम लोग भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उस मजबूत संगठन का आपके पास क्या जवाब है। शायद आप प्रोपेगेंडा कह के रह गए उस बात को, लेकिन प्रोपेगेंडा कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलता है, और जिस तरह से संगठन मान रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ी है, हम भी मान रहे हैं जी, और उस संगठन का जवाब भी हम देंगे। हम भी अपनी तैयारी किए हैं, वो दूसरे जगह के चुनाव जीत गए हैं, लेकिन प्रदेश में अगली जो सरकार है हम बनाएंगे और उनके संगठन जिसकी बात कह रहे हैं उसका सामना हम करेंगे। हमारी भी अपनी तैयारी है। चलिए 2023 निश्चित तौर पर इसका फैसला करने वाला एम्पायर वही है। तिवारी साहब, आपने सुनी बात, आपके अनुज जो हैं कांग्रेस के साथी डॉक्टर अशोक मरसकोले जी को आपने सुना, क्या उत्तर है आपका बीजेपी की तरफ से? जी मरसकोले जी, जैसा आपने कहा था, बहुत मधुर बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा उन्हें सुन के। पर मरसकोले जी ने शायद 31% दिए का जब घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, उन्हें सुना भी होगा तो उन्हें जवाब देना है, पार्टी धर्म होता है। उस समय उन्होंने कहा है कि ये 31% दिए जो कोरोना काल के कारण हम नहीं दे पाए थे, वो हम दे रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात तो आप कह नहीं रहे भैया। हमने खुद, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल के कारण, और ये डीए रोका गया था, अन्यथा पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने ये 15 महीने छोड़ करके अगर और कोरोना काल को देख लें तो पहली बार वो पिछले 40 साल की सरकारें देख लें तो इतना तो आप देखेंगे कि हमने जैसे केंद्र ने महंगाई भत्ता बढ़ाया या कुछ दिए दिया या कुछ किया, उसको हमने भी 4-6 महीने के भीतर आंकड़े गवाह है, रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश ने पहली बार मेकअप करने की कोशिश की, केंद्र से अगर मिलता है तो हम भी उसको जितनी जल्दी 4-6 महीने में उसको दे सकें, और ये पिछले वर्षों में निरंतर हुआ। इस वर्ष कोरोना काल नहीं दिया, पर 31% दिए जो उन्होंने दिया वो पूरा का पूरा एक साथ दिया, 1 वर्ष का नहीं चाहिए, 2 वर्ष 3 वर्ष का था, उसको उन्होंने दिया। आपने कहा कि प्रोपोगंडा करके चुनाव जीत लेते हैं, आपने खूब प्रोपोगंडा किया, बिकाऊ है, खरीदू है, और आपने अभी ये भी कह दिया मेरे मित्र ने कि दूसरी जगह आप जीते हैं। अरे आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना भैया, तो मध्य प्रदेश में 28 या 27 जो भी उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में खूब जम के आपने मंचों से कहा कि बिक गए, आरजू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुना, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, कैसे समझाऊं मैं दस्तूर है बाजारा तुमको, जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता। पर जनता ने जवाब दे दिया, जनता ने उन उपचुनावों में आपको इसी मध्य प्रदेश में आया, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, इसी मध्य प्रदेश में अभी जो उपचुनाव हुए आप हारे, ये भी दूसरे प्रदेश की बात नहीं है। और इसलिए विपक्ष है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपको कुछ न कुछ कहना है कहिए,
और आपने नौकरियों की बात की, नौकरियों में जो उन्होंने नौकरियां देने की बात कही, जो रोजगार उन्होंने क्रिएट करने की बात कही अधोसंरचना की दृष्टि में, उसकी आपने कोई नजर अदायगी नहीं की। आपने बैकलॉग की बात की। आप ये बताओ, आप बार बार आपके और भी नेता कहते हैं बैकलॉग किस प्रदेश में नहीं है और किस सरकार में मध्य प्रदेश में बैकलॉग के पद खाली नहीं है? कब पूरा का पूरा बैकलॉग है कि भी तारीख को? चलिए तिवारी जी, मैं कंक्लूड करूंगा अब जी। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा जी, देखिए हम निरंतर काम करने वाले लोग, और हम आपसे इतना ही कहेंगे कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान, महिलाएं, बेरोजगार नौजवान प्राइमा फेसी में है, और इसलिए किसान सर्वोधिक है। और किसान को हम सिर्फ इसलिए बच रहे, आपने तो 2500 करोड़ रुपए बीमा का जो जमा करना था, कर्जा तो माफ किया जो किया नहीं किया, पर 2500 करोड़ रुपए बीमा के शेयर नहीं जमा किया। ऐसी क्या जादूगरी थी शिवराज जी में, जो आए और 15 दिन के अंदर 2500 करोड़ रुपए जमा कर दिए और बीमा की पूरी राशि किसानों के खाते में आ गई। 6000 रुपए दिल्ली दे रही थी, उन्होंने 4000 रुपए और दे दिया, जबकि 15 महीने आप खाली खजाना रोते रहे। मैं कह रहा हूँ इच्छा शक्ति बड़ी चीज होती है। चलिए जी जी। इस सरकार के पास इच्छा शक्ति है आम आवाम को, किसान को, सबको लाभ पहुंचाने की। मैं बार बार बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि कांग्रेस के भ्रम और झूठे फरेब के कारण जो ये लाखों किसान 0% ब्याज पर खाद बीज की कर्जा पाने से मोहताज थे। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 2018 के जो नतीजे थे 5 राज्यों के चुनाव के, उसमें 3 तो विशुद्ध रूप से कांग्रेस के खाते में गए। मध्य प्रदेश ज़रूर बाद में, तो राजस्थान की बात कर लीजिए आप, छत्तीसगढ़ की बात करिए और मध्य प्रदेश की बात करिए। उससे एक सबक बीजेपी ने लिया कि एक तो चुनाव की मजबूती, संगठनात्मक स्तर पर और कसावट चाहिए, और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने खुद राज्यों के मसलों पर, ख़ासतौर से जैसे उत्तर प्रदेश की पूरी जमावट, अमित शाह जी ने व्यक्तिगत रूप से, जैसा हम अंदर से खबरों सुनते हैं, कि उन्होंने उसकी पूरी निगरानी की, और चाहे कई फैक्टर हों, चाहे दलित फैक्टर हो या माइनॉरिटी फैक्टर हो, उसको संतुलित करने के लिए भी बीजेपी ने बहुत ही अलग तरह की रणनीति प्रस्तुत की, जिसका फ़ायदा भी नज़र आया। सीटों का नुकसान हुआ लेकिन फ़ायदा नज़र आया। मध्य प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है एक बड़ा राज्य है, और बीजेपी चाहती है कि चूँकि ये संगठन की सबसे बड़ी कार्यशाला है पूरे देश में बीजेपी की, तो बीजेपी इस बार संगठनात्मक उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हमें दिखने लगी है, और अब नए संगठन महामंत्री का इंतज़ार है। और ये माना जा रहा है कि इस बार यहाँ चुनाव की कमान भी कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर कुछ मजबूत हाथों में रह सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट राज्य है और पड़ोसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि आप मध्य प्रदेश भी हासिल करें, छत्तीसगढ़ भी हासिल करें। तो किस तरह आप देखते हैं, किसान सहित तमाम मुद्दों की भरमार हमें जनता के पक्ष में आने वाले समय में मिलेगी? 30 सेकंड में जवाब चाहूँ। 2018 के तत्काल बाद जो परिणाम थे, अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन हम देखा था कि एक्टिव हुआ। आप 2019 के लोकसभा के परिणामों में ये दिखा है, और आप जो 2018 की जो स्थितियां हैं, चूँकि केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ज़्यादा दखल नहीं दिया था, तीनों राज्यों में बड़ा मैच्योर एक लीडरशिप थी, तो लेकिन अब जो स्थितियां जिस तरह की हैं कि केंद्रीय नेतृत्व एक बार जब कोई गलती हो जाती है तो फिर अपने हाथ में ले लेता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उनको, जो कांग्रेस जिन पर पहले चला करती थी, उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से समझ लेकर आ गए। तो वो उन्होंने एक जो है एक स्ट्रेटजी के तहत वोटर आइडेंटिफाई किया है, उसी के लिए स्कीम्स हो रही है और उसी को फोकस किया जा रहा है। बूथ विस्तारक योजना मध्य प्रदेश में उसी का एक बहुत जीवंत प्रमाण है, जिसके लिए खूब संगठन और सत्ता से जुड़े मंत्रियों ने खूब पसीना बहाया है। देखते हैं क्या नतीजा होता है। शुभकामनाएं हमेशा की तरह दोनों दलों को हैं, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी, दिनेश जी, शंकर लाल तिवारी जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रियासत, विरासत और सियासत। नमस्कार।